आप समझ जाएं और आज भी अगर चिल्लाना शुरू करेंगे, अगर इस मुद्दे को सरे फहरिस्त लेके आएंगे, तो मुझे लगता है कि शायद बेहया और बेशरम लोगों को शर्म आएगी और संसद में भरपूर समर्थन के बाद यह वापस हो सकता है। इसको मुद्दा बनाइए। और इसके कारण आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के एक जज साहब ने, उनके लिए शॉकिंग खबर थी, वो ये जानना चाहते थे, तो एक पिटीशन डाली, उस पिटीशन को एक्सेप्ट किया। वो ये जानते थे कि पिटीशन एक्सेप्ट नहीं हो सकती, लेकिन वो इसको जानना चाहते थे क्या है। ये मेरा बयान नहीं है। भारत की जो टोटल लैंड है, जिसे आप भारत माता कहते हैं, जिसे भूमि करके मकान बनाते वक्त भूमि का पूजन करते हैं, उसमें सबसे बड़ा एरिया, लैंड एरिया रेलवे के पास है, फिर डिफेंस के पास है, तीसरे नंबर पर वक्फ बोर्ड के पास है। और वक्फ बोर्ड अलग और 22 करोड़ मुसलमान अलग। शॉकिंग लगता है आपको? ऐसा कानून पास हो गया है। इसी दिल्ली में आपके बराबर में 350 मकान खाली हो गए, किसी ठेकेदार को पता नहीं चला। कोई हिंदूवादी धरना देने गया, पार्टियों की बात नहीं मैं कर रहा, पार्टियों के अपने स्वार्थ होते हैं, मैं पार्टियों पर नहीं ब्लेम कर रहा हूं। क्या पार्टियां ही सब कुछ है हमारे लिए? पार्टी में 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़ लोग होंगे, बाकी 75 करोड़ लोग सिर्फ क्या करेंगे? सस्ता तेल, सस्ती गैस, सस्ता पेट्रोल, सस्ता चावल, सस्ते दूध, यही बस, यही जिंदगी है। ताजमहल गया, कुतुब मीनार गई, वो जो गुजरात में मंदिर जिसको बनाने के लिए बहुत कुछ, उसके पीछे की जमीन गई, सूरत का म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन गया। लड़ नहीं सकते आप। आपका घर गया, आप सिर्फ किराएदार हैं। और इतने सारी जगह हैं जिसकी रिपोर्टिंग ही नहीं हो सकती। आप कहां लड़ रहे हैं? आपको पता ही नहीं है। मुद्दा होना चाहिए कि भारत की सरकारें सत्ता में बैठेंगी, अपने मैनिफेस्टो में ये लेके आए कि हम जब सत्ता में आएंगे तो वक्फ बोर्ड, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991, जो 42,000 मंदिरों पर सरकार ने कब्जा ले लिया है, हमारी दूसरी मांग ये होनी चाहिए, हमारी तीसरी मांग ये होनी चाहिए कि भारत के सनातनी मंदिरों से सरकार का कंट्रोल हटे। उस मंदिरों के ऊपर जो 3.25 लाख करोड़ रुपया सालाना पैसा आता है, वो भारत सरकार के हाथ में नहीं जाएगा, हमारे देश की सर्वोच्च संस्था जो होगी उसके पास जाएगा। ये मुद्दे पार्लियामेंट आने वाले इलेक्शन के मैनिफेस्टो में होने चाहिए। आप अपना घर बन जाए, आपका घर बच जाए, इस नेता से कुछ फायदा हो कि कुछ जाए, ये इंडिविजुअल लड़ाई नहीं है। और ये आस्था का प्रश्न नहीं है कि मैं मंदिरों की बात कहता हूं तो उसे कोई आस्था से जोड़ दे, नहीं। आस्था मेरी निजी है। ये भारत की सनातन संस्कृति की पुनर्स्थापना का युद्ध है, उसमें अपनी भूमिका चुनिए है। और नहीं हो तो हैमिल्टन की किताब पढ़ लीजिए, एक अमेरिकन साइंटिस्ट ने लिखी है, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, उसे पढ़ लीजिए। ये वही हो रहा है। आपको विदेश के लोग लिख के गए, आपके अपने देश में लोगों ने लिखा, लेकिन आपको अपनों पे कहां यकीन है? ये सब है भारत की संसद ने पास करके, और हिंदू खुश है कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दो। मेरे भाई, कोई कागज पे लिख जाने से आप हिंदू राष्ट्र हो जाएंगे? उन्होंने तो आज तक मांग नहीं की कि इस्लामिक राष्ट्र कर दो, लेकिन ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस इंडिया इज ए इस्लामिक स्टेट। ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस उन्होंने मांग नहीं की कि यहां लिख जाएगा तब कुछ होगा। जिंदा कौमें निर्भर नहीं रहती हैं, अपने जिंदा होने का परिचय देती हैं। आप सिर्फ बड़ी डिग्री, इस यूनिवर्सिटी से, उस यूनिवर्सिटी से, यहां से वहां से एक डिग्री विदेशी मिल जाए और फिर उस पे पैकेज क्या मिलेगा? जो लोग पैकेज और डिग्री के भरोसे रहते हैं वो राष्ट्र नहीं बचाते हैं। इतिहास गवाह है इस बात का। और आधुनिक दौर में इन युवा बच्चों के सामने बता रहा हूं मैं, ताकि आपके दिमाग से कुछ चीजें साफ हो जाएं।
बलिया के रहने वाले एक बहुत ही दो टूक बात कहने वाले, सीधी सपाट बात कहने वाले एक नेता थे, वो जो देश के प्रधानमंत्री बने। उस दौर में बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस नहीं थे। उनकी सरकार किसी पार्टी के समर्थन से चल रही थी और वो सरकार गिर गई। वो इस्तीफा देने के लिए प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से निकले। सारे युवा ध्यान से सुने। जब वो निकले अपने ऑफिस से तो उनके ऑफिस के बाहर एक बेंच पड़ी हुई थी। वहां पे एक आदमी ऐसे करके बैठा हुआ था। वो चंद्रशेखर के पीछे पीछे भागा। सर सर सर। चंद्रशेखर थोड़ा सा अखड़ किस्म के आदमी थे, सीधी बात करते थे। तो उन्होंने पूछा क्या बात है? सर आप इस्तीफा देने जा रहे हैं, जाने से पहले मुझे यूजीसी का चेयरमैन बनाते हैं। तो उन्होंने कहा कि यूजीसी के चेयरमैन की फाइल पे प्रधानमंत्री नहीं एचआरडी मिनिस्टर साइन करता है। वो रुक गए। चंद्रशेखर को भी पता नहीं क्या हुआ, वो रुक गए बेचारे और एचआरडी मिनिस्टर को ढूंढवाया। एचआरडी मिनिस्टर पहुंचा आधे घंटे में। तब तक टेलीविजन पे खूब खबरें चली कि प्रधानमंत्री का मन बदल गया है, ये है वो है फलाना। एचआरडी मिनिस्टर आया और उस फाइल पे साइन करके वो जो आदमी बाहर बेंच पे बैठा हुआ था उसे यूजीसी का चेयरमैन बना दिया। विषय ये नहीं है कि चेयरमैन बना दिया, वो चेयरमैन कौन था? जो बाद में भारत का 10 साल प्रधानमंत्री रहा, जिसे मनमोहन सिंह कहते हैं। पूरी जिंदगी अपनी डिग्री और नौकरी करता रहा। देश ने उसे 10 साल प्रधानमंत्री, तब भी वो नौकरी ही कर रहा था। सभ्यताओं का इतिहास उठा लीजिए, जो अपनी मार्कशीट की चिंता करता है, जो अपनी डिग्री की चिंता करता है, वो समय आने पर राष्ट्र नहीं बचाता, सिर्फ नौकरी बचाता है। इसलिए आपको बड़ा पैकेज की नौकरी मिल जाएगी, तब भी 2 ही वक्त की खाना खाना है। इस 12 साल के सफर में ऐसी ऐसी कहानियां मैंने सुनी हैं और उन लोगों से मिला हूं कि कभी कभी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन ये बार बार मैं आपको इसलिए नहीं बता रहा कि मुझे रिपीट करना है, क्योंकि मुझे मालूम है कि संस्कृत विद्यालय में मुझे बुलाया गया है तो सच बोलने के लिए बुलाया गया है। और मैं यहां कोई बात आपको ऐसी नहीं कहूंगा कि आप खुश हो और ताली बजाएं। आप ताली न बजाएं। मैं चाहता हूं कि आप यहां से निकले तो अपने आप से सवाल पूछें कि हमारी मां ने, हमारे पिता ने हमको पैदा किस लिए किया है। सस्ता गेहूं, सस्ते चावल, सब्सिडी का दूध, यही जिंदगी है। तब मैं आपसे कहता हूं ये बात, जो आदमी आज है उस पे सवाल हो सकते हैं, राजनीतिक लेवल में बात नहीं करता। मैं उस पूरी कार्यशैली में से अपने मतलब की चीज देखता हूं जो सनातन से कनेक्टेड है, जो राष्ट्र से कनेक्टेड है। बाकी कौन सा फैसला अच्छा है, कौन सा नहीं है, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। इसलिए आप जब इस तरीके से देखेंगे तो आपकी निगाह में और चीजों पर नहीं जाएगी। वो कहते हैं ना कि जब आपको निशाना लगाना होता है तो आपको उस गोल के अलावा कुछ नजर नहीं आता। जब तक आपकी वो दृष्टि नहीं होगी, आपकी लड़ाई हार जाएगी। लिहाजा पहली बार कोई ऐसा शख्स सत्ता के केंद्र में आया है जो गेहूं दूध के दाम की भी लड़ाई लड़ रहा है और साथ साथ सनातन हिंदू सभ्यता को पुनर्स्थापित करने में अपनी ताकत का इस्तेमाल कर रहा है। यह ऐसे ही नहीं हो रहा। आप जरा तिलक लगा लें और दिल्ली की सड़क पर चले जाएं। आप 5 बार अपने तिलक से कंप्रोमाइज करते हुए, यार तिलक लगाओ, यार उधर जाऊंगा तो इसको मिटाऊंगा, क्योंकि तिलक लगाने से आप कुछ ऐसा लगता है कि ये कोई पौंगा पंडित आदमी है, ये तर्कों वर्कों वाला आदमी नहीं है, कोई गांव का ऐसी आदमी तिलक लगा के जा रहा है। आपको अपने उस तिलक की साइंस भी नहीं पता, इसलिए तिलक लगाने से शर्मा रहे हैं। आप अपने कपड़ों को भी ध्यान में रखे मैंने कि कब ईद पे जाना है तो धोती नहीं पहननी है, टोपी जरूर लगानी है। जब समाज इस तरीके से जीता है तो फिर उसका अंत आ जाता है।